निशक्त व्यक्ति, समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, अधिनियम 1995, 1996 का अधिनियम संख्यांक 1। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए सक्षम दक्ष 486 डबल स्टोरी, न्यू राजेंद्र नगर, दिल्ली के सौजन्य से RSVI स्थित डेजी स्टूडियोज में किया गया है। RSVI स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A 303 गोपाला अपार्टमेंट, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI का ईमेल ID है daisyrsvi@gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। पृष्ठ 1 जनवरी 1996। एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में निशक्त व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधी उद्घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम। एशियाई और प्रशांत क्षेत्र संबंधी आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा निशक्त व्यक्तियों की एशियाई और प्रशांत क्षेत्र दशाब्दी 1993 से 2002 को आरंभ करने के लिए 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 1992 को पेइचिंग में बुलाए गए अधिवेशन में एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में निशक्त व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधी उद्घोषणा को अंगीकार किया गया और भारत उक्त उद्घोषणा का एक हस्ताक्षर करता है और पूर्वोक्त उद्घोषणा को कार्यान्वित करना आवश्यक समझा जाता है। भारत गणराज्य के 46वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में ये अधिनियमित हो। अध्याय 1 प्रारंभिक। अनुच्छेद 1 भाग 1। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निशक्त व्यक्ति अर्थात समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 है। संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। भाग 2। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। भाग 3। ये उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। अनुच्छेद 2। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, परिभाषाएं क समुचित सरकार से अभिप्रेरित है। नंबर 1। केंद्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किसी स्थापन या छावनी अधिनियम 1924 के अधीन गठित छावनी बोर्ड के संबंध में केंद्रीय सरकार। नंबर 2। किसी राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किसी स्थापन या छावनी बोर्ड से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी के संबंध में राज्य सरकार। नंबर 3। केंद्रीय समन्वय समिति और केंद्रीय कार्यपालिका समिति के बाबत केंद्रीय सरकार। और नंबर 4। राज्य समन्वय समिति और राज्य कार्यपालिका समिति के बाबत राज्य सरकार। ख अंधता उस अपव्यवस्था को निर्दिष्ट करती है जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित अवस्था में से किसी से ग्रसित है, अर्थात नंबर 1 दृष्टि का पूर्ण अभाव या नंबर 2 सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता G 6/60 या 20/200 स्नेलन से अधिक न हो, या नंबर 3 दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 20 डिग्री कोण वाली या उससे बदतर है। पृष्ठ 2। ग केंद्रीय समन्वय समिति धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन गठित केंद्रीय समन्वय समिति अभिप्रेत है। घ केंद्रीय कार्यपालिका समिति से धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन गठित केंद्रीय कार्यपालिका समिति अभिप्रेत है। अंगा प्रमस्तिष्क घात से किसी व्यक्ति की अविकासशील अवस्थाओं का समूह अभिप्रेत है जो विकास की प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन या बाल अवधि में होने वाला दिमागी आघात या क्षति से पारिणामिक अप्रसामान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति द्वारा अभिलक्षित होता है। च मुख्य आयुक्त से धारा 57 की उपधारा 1 अधीन के नियुक्त मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है। छ आयुक्त से धारा 60 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त आयुक्त अभिप्रेत है। ज समक्ष प्राधिकारी से धारा 50 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है। झ निःशक्तता से अभिप्रेत है। नंबर 1 अंधता, नंबर 2 कम दृष्टि, नंबर 3 कुष्ठ रोग मुक्त,
नंबर 4 श्रवण शक्ति का ह्रास। नंबर 5 चलन निःशक्तता। नंबर 6 मानसिक संवता। नंबर 7 मानसिक रुग्णता। इयां नियोजक से अभिप्रेत है। नंबर 1 किसी सरकार के संबंध में इस निमित्त विभागाध्यक्ष द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी या जहां ऐसा कोई प्राधिकारी अधिसूचित नहीं किया गया है, यहां विभागाध्यक्ष। और नंबर 2 किसी स्थापन के संबंध में उस स्थापन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी। 1956 का 1 स्थापन से केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम अथवा सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या सहायता प्राप्त कोई प्राधिकारी या निकाय अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत किसी सरकार के विभाग हैं। श्रवण शक्ति का ह्रास ने अभिप्रेत है संवाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में 60 डेसिबल या अधिक की हानि। निशक्त व्यक्तियों के लिए संस्था से निशक्त व्यक्तियों के प्रवेश, देखरेख, संरक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास या किसी अन्य सेवा के लिए कोई संस्था अभिप्रेत है। कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोग मुक्त हो गया है, किंतु नंबर 1 हाथों या पैरों में संवेदना की कमी और नेव और पलक में संवेदना की कमी और आंशिक घाट से ग्रस्त है, किंतु प्रकट विरूपता से ग्रस्त नहीं है। नंबर 2 प्रकट विरूपता और आंशिक घात से ग्रस्त है, किंतु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिससे वो सामान्य आर्थिक क्रियाकलाप कर सकता है। नंबर 3 अत्यंत शारीरिक विरूयता और अधिक वृद्धावस्था से ग्रस्त है जो उसे कोई भी लाभपूर्ण उपजीविका चलाने से रोकती है। और कुष्ठ रोग मुक्त पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। पृष्ठ 3 चलन निशक्तता से हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की कोई ऐसी निशक्तता अभिप्रेत है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निबंधत या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क घात हो। चिकित्सा प्राधिकारी से कोई ऐसा अस्पताल या संस्था अभिप्रेत है जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट की जाए। मानसिक रुग्णता से मानसिक मंदता से भिन्न कोई मानसिक विकार अभिप्रेत है। मानसिक मंदता से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति के चित्त की अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था जो विशेष रूप से वृद्धि की अवसामान्यता द्वारा अभिलक्षित होती है। अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है। निशक्त व्यक्ति से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी निशक्तता के कम से कम 40% से ग्रस्त है। कम दृष्टि वाला व्यक्ति से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी उपचार या मानक अपवर्तनीय संशोधन के पश्चात भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है, किंतु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ है। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। पुनर्वास ऐसी प्रक्रिया के प्रति निर्देश करता है जिसका उद्देश्य निशक्त व्यक्तियों को उनका सर्वोत्तम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक कृत्यकारी स्तर प्राप्त करने में और उसे बनाए रखने में समर्थ बनाना है। विशेष रोजगार कार्यालय से कोई ऐसा कार्यालय या स्थान अभिप्रेत है जो सरकार द्वारा रजिस्टर रखकर या अन्यथा निम्नलिखित की बाबत जानकारी का संग्रहण करने और देने के लिए स्थापित और असंरक्षित किया गया है। अर्थात नंबर 1 ऐसे व्यक्ति जो निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों में से कर्मचारियों को काम में लगाना चाहते हैं। नंबर 2 ऐसे निशक्त व्यक्ति जो नियोजन चाहते हैं। और नंबर 3 ऐसे रिक्त स्थान जिनके लिए नियोजन चाहने वाले निशक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है। राज्य समन्वय समिति से धारा 13 की उपधारा 1 के अधीन गठित राज्य समन्वय समिति अभिप्रेत है। या राज्य कार्यपालिका समिति से धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन गठित राज्य कार्यपालिका समिति अभिप्रेत है। अध्याय 2 केंद्रीय समन्वय समिति। अनुच्छेद 3 भाग 1 केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा केंद्रीय समन्वय समिति नामक एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करेगी। पृष्ठ
4। भाग 2 केंद्रीय समन्वय समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात क केंद्रीय सरकार के कल्याण विभाग का भार साधक मंत्री पदेन अध्यक्ष, ख केंद्रीय सरकार के कल्याण विभाग का भार साधक राज्य मंत्री पदेन उपाध्यक्ष, ग भारत सरकार के कल्याण, शिक्षा, महिला और बाल विकास, व्यय, कार्मिक, प्रशिक्षण और लोक शिकायत, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, शहरी कार्य और नियोजन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विवि कार्य, लोक उद्यम विभागों के भार साधक सचिव पदेन सदस्य, घ मुख्य आयुक्त पदेन सदस्य, अंगा अध्यक्ष रेल बोर्ड पदेन सदस्य, च महानिदेशक श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण पदेन सदस्य, छ निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद पदेन सदस्य, ज संसद के 3 सदस्य जिनमें से 2 सदस्य लोकसभा द्वारा और 1 सदस्य राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, सदस्य, झ 3 व्यक्तियों को केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनको उक्त सरकार की राय में प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए नाम निर्देशित किया जाएगा, सदस्य। इया निम्नलिखित के निदेशक: नंबर 1 राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, नंबर 2 राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, नंबर 3 राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कलकत्ता, नंबर 4 अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई पदेन सदस्य। ट 4 सदस्य जो केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चकानुकम से ऐसी रीति से नाम निर्देशित किए जाएंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, परंतु इस खंड के अधीन कोई नियुक्त यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। ठ ऐसे गैर सरकारी संगठनों या सगमों का जो निशक्तता से संबंधित हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 5 व्यक्ति जो यथासाध्य निशक्त व्यक्ति होंगे, जिनमें से एक निशक्तता के प्रत्येक क्षेत्र से होगा, सदस्य। ड भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय का संयुक्त सचिव जो विकलांगों के कल्याण से संबंधित है, पदेन सदस्य सचिव। अनुच्छेद 3 केंद्रीय समन्वय समिति के सदस्य का पद धारण करने से उसका धारक संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य होने के लिए निर्रहित नहीं होगा। अनुच्छेद 4 भाग 1 इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय धारा 3 की उपधारा 2 के खंड झ या खंड ठ के अधीन नाम निर्देशित केंद्रीय समन्वय समिति का कोई सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, परंतु ऐसा कोई सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती अपने पद पर नहीं आ जाता है। भाग 2 किसी पदेन सदस्य की पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती अपने पद पर नहीं आ जाता है। पृष्ठ 5 भाग 3 केंद्रीय सरकार धारा 3 की उपधारा 2 के खंड झ या खंड ठ के अधीन नाम निर्देशित किसी सदस्य को यदि वो उचित समझती है तो उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसे उसके विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात हटा सकेगी। भाग 4 धारा 3 की उपधारा 2 के खंड झ या खंड ठ के अधीन नाम निर्देशित कोई सदस्य केंद्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और तब उक्त सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा। भाग 5 केंद्रीय समन्वय समिति में आकस्मिक रिक्ति नए नाम निर्देशित द्वारा भरी जाएगी और उस रिक्त को भरने के लिए नाम निर्देशन व्यक्ति उस शेष भाग के लिए ही पद धारण करेगा जिसके लिए वो सदस्य जिसके स्थान पर वो इस प्रकार नाम निर्देशित किया गया है पद धारण करता है। भाग 6 धारा 3 की उपधारा 2 के खंड झ और खंड ठ के अधीन नाम निर्देशित सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो केंद्रीय सरकार विहित करे। भाग 7 धारा 3 की उपधारा 2 के खंड झ और खंड ठ के अधीन नाम निर्देशित सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो केंद्रीय सरकार विहित करे। निर्हरताएं। अनुच्छेद 5 नंबर 1 कोई ऐसा व्यक्ति केंद्रीय समन्वय समिति का सदस्य नहीं होगा,
क, जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया है या जिसने अपने ऋणों का समवाय निलंबित कर दिया है या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है, या ख, जो विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, या ग, जो ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है या ठहराया गया है जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है, या घ, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है या किसी समय सिद्ध दोष ठहराया गया है, या अंगा, जिसने केंद्रीय सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका केंद्रीय समन्वय समिति में बने रहना जनसाधारण के हितों के लिए प्रतिकूल है। नंबर 2, इस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा हटाए जाने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित सदस्य को उसके विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है। नंबर 3, धारा 4 की उपधारा 1 या उपधारा 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई सदस्य जो इस धारा के अधीन हटाया गया है सदस्य के रूप में पुनः नाम निर्देशित का पात्र नहीं होगा। सदस्यों द्वारा स्थानों का रिक्त किया जाना। अनुच्छेद 6, यदि केंद्रीय समन्वय समिति का कोई सदस्य धारा 5 में विनिर्दिष्ट निर्हताओं में से किसी से ग्रस्त हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। केंद्रीय समन्वय समिति के अधिवेशन। अनुच्छेद 7, केंद्रीय समन्वय समिति का अधिवेशन प्रत्येक 6 मास में कम से कम एक बार होगा और वो अपने अधिवेशनों में कारोबार के समव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो केंद्रीय सरकार विहित करे। केंद्रीय समन्वय समिति के कृत्य। अनुच्छेद 8, नंबर 1, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय समन्वय समिति का कृत्य निःशक्तता के विषयों के संबंध में राष्ट्रीय केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करना और निःशक्त व्यक्तियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यापक नीति के निरंतर विकसित किए जाने को सुकर बनाना होगा। पृष्ठ 6। नंबर 2, विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय समन्वय समिति निम्नलिखित कृत्यों में से सभी या किन्हीं का अनुपालन कर सकेगी, अर्थात क, सरकार के ऐसे सभी विभागों और अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के जो निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित हैं क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन और समन्वय करना। ख, निःशक्त व्यक्तियों के सामने आने वाली समस्याओं का हल ढूंढने के लिए राष्ट्रीय नीति विकसित करना। ग, निःशक्तता की बाबत नीतियां, कार्यक्रम, विधान और परियोजनाएं तैयार करने के बारे में केंद्रीय सरकार को सलाह देना। घ, निःशक्त व्यक्तियों के मामलों पर संबंधित प्राधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ इस दृष्टि से चर्चा करना कि राष्ट्रीय योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों में तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा विकसित की गई नीतियों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्कीमें और परियोजनाओं का उपबंध किया जाएगा। अंगा, दाता अभिकरणों के साथ परामर्श करके उनकी निधि जुटाने की नीतियों का निःशक्त व्यक्तियों पर उनके प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में पुनर्विलोकन करना। च, सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों, जन सुविधा स्थलों, विद्यालयों और अन्य संस्थाओं में बाधा रहित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अन्य उपाय करना। छ, निःशक्त व्यक्तियों की समानता और उनकी पूर्ण भागीदारी की उपलब्धि के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव को मॉनिटर करना तथा उनका मूल्यांकन करना। ज, ऐसे कृत्य करना जो केंद्रीय सरकार विहित करे। अनुच्छेद 9, नंबर 1, केंद्रीय सरकार केंद्रीय कार्यपालिका समिति नामक एक समिति का केंद्रीय कार्य गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करेगी। पालिका समिति। नंबर 2, केंद्रीय पालिका समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात क, भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय का सचिव पदेन अध्यक्ष। ख, मुख्य आयुक्त पदेन सदस्य। ग, स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक पदेन सदस्य। घ, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक पदेन सदस्य। अंगा, ग्रामीण विकास, शिक्षा, कल्याण, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा शहरी कार्य और रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 6 व्यक्ति जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों, पदेन सदस्य। च, केंद्रीय सरकार के कल्याण मंत्रालय में वित्त सलाहकार पदेन सदस्य। छ, सलाहकार अर्थात टैरिफ रेल बोर्ड पदेन सदस्य। ज, 4 सदस्य जो केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
चक्रानुक्रम द्वारा ऐसी रीति से नाम निर्देशित किए जाएंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। झ एक व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनका केंद्रीय सरकार की राय में प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए नाम निर्देशित किया जाएगा। सदस्य इया ऐसे गैर सरकारी संगठनों या संगमों का जो निशक्तता से संबंधित हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 5 व्यक्ति जो यथासाध्य निशक्त व्यक्ति होंगे जिनमें निशक्तता के प्रत्येक क्षेत्र से एक होगा। सदस्य परंतु इस खंड के अधीन व्यक्तियों का नाम निर्देशित करते समय केंद्रीय सरकार कम से कम एक महिला का और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति का नाम निर्देशित करेगी। पृष्ठ 7 ट कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार का संयुक्त सचिव जो विकलांगों के कल्याण से संबंधित है पदेन सदस्य सचिव। नंबर 3 उपधारा 2 के खंड झ और खंड इया के अधीन नाम निवेशित सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं। नंबर 4 उपधारा 2 के खंड झ और खंड इया के अधीन नाम निवेशित कोई सदस्य केंद्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और तब उक्त सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा। केंद्रीय कार्यपालिका समिति के कृत्य अनुच्छेद 10 नंबर 1 केंद्रीय कार्यपालिका समिति केंद्रीय समन्वय समिति की कार्यकारी निकाय होगी और केंद्रीय समन्वय समिति के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगी। नंबर 2 उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय कार्यपालिका समिति ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगी जो केंद्रीय समन्वय समिति द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं। केंद्रीय कार्यपालिका समिति के अधिवेशन अनुच्छेद 11 केंद्रीय कार्यपालिका समिति का अधिवेशन 3 मास में कम से कम एक बार होगा और वो अपने अधिवेशनों में कारोबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो केंद्रीय सरकार विहित करे। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए केंद्रीय कार्यपालिका समिति के साथ व्यक्तियों का अस्थायी संयोजन अनुच्छेद 12 नंबर 1 केंद्रीय कार्यपालिका समिति ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी सहायता या सलाह की वो इस अधिनियम के अधीन अपने किसी कृत्य का पालन करने की इच्छा करे अपने साथ संयुक्त कर सकेगी। नंबर 2 उपधारा 1 के अधीन किसी प्रयोजन के लिए केंद्रीय कार्यपालिका समिति के साथ सहयुक्त किसी व्यक्ति को उस प्रयोजन से सुसंगत केंद्रीय कार्यपालिका समिति के विचार विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किंतु उसे उक्त समिति के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वो किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा। नंबर 3 उपधारा 1 के अधीन किसी प्रयोजन के लिए उक्त समिति के साथ संयुक्त किसी व्यक्ति को उसके अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए और उक्त समिति का कोई अन्य कार्य करने के लिए ऐसी फीस और भत्तों का संदान किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार विहित करे। अध्याय 3 राज्य समन्वय समिति अनुच्छेद 13 नंबर 1 प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य समन्वय समिति राज्य समन्वय नामक एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसको अदत्त समिति शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कृत्यों का पालन करेगी। नंबर 2 राज्य समन्वय समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात क राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग का भार साधक मंत्री पदेन अध्यक्ष, ख समाज कल्याण विभाग का भार साधक राज्य मंत्री यदि कोई पदेन उपाध्यक्ष, ग राज्य सरकार के कल्याण शिक्षा महिला और बाल विकास व्यय कार्मिक प्रशिक्षण और लोक शिकायत स्वास्थ्य ग्रामीण विकास औद्योगिक विकास शहरी कार्य और रोजगार विज्ञान और औद्योगिकी लोक उद्यम चाहे वो किसी भी नाम से ज्ञात हो विभागों के भार साधक सचिव पदेन सदस्य, घ किसी अन्य विभाग का सचिव जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझे पदेन सदस्य, अंगा अध्यक्ष लोक उद्यम ब्यूरो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो पदेन सदस्य। पृष्ठ 8 च ऐसे गैर सरकारी संगठनों या संगमों का जो निशक्तता से संबंधित हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निश्चित किए जाने वाले 5 व्यक्ति जो यथासाध्य निशक्त व्यक्ति होंगे जिनमें निशक्तता के प्रत्येक क्षेत्र से एक होगा। सदस्य 6 राज्य विधानमंडल के 3 सदस्य जिनमें से 2 विधानसभा द्वारा और 1 विधान परिषद द्वारा यदि कोई हो निर्वाचित किए जाएंगे। ज
राज्य विधानमंडल के 3 सदस्य, जिनमें से 2 विधानसभा द्वारा, 1 विधान परिषद द्वारा, यदि कोई हो, निर्वाचित किए जाएंगे। पदेन सदस्य। झ आयुक्त पदेन सदस्य। इया विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के संबंध में कार्यवाही करने वाला राज्य सरकार का सचिव, पदेन सदस्य सचिव। नंबर 3, इस धारा में किसी बात के होते हुए भी किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी राज्य समन्वय समिति गठन नहीं की जाएगी और किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में केंद्रीय समन्वय समिति उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्य समन्वय समिति की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी, परंतु किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में केंद्रीय समन्वय समिति इस उपधारा में अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों में से सभी को या किन्हीं की ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति निकाय को जिसे केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे प्रत्यायोजित कर सकेगी। सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें। अनुच्छेद 14 नंबर 1, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन जैसा अन्यथा उपबंधित है उसकी सेवाएं धारा 13 की उपधारा 2 के खंड च या खंड ज के अधीन नाम निर्देशित राज्य समन्वय समिति को कोई सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, परंतु ऐसा कोई सदस्य अपनी पदावधि के समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करना समाप्त कर देगा जिसके आधार पर उसका इस प्रकार नाम निर्देशित किया गया था। नंबर 2, पदेन सदस्य की पदावधि उस समय समाप्त हो जाएगी जब वो उस पद को धारण करना समाप्त कर देगा जिसके आधार पर उसका इस प्रकार नाम निर्देशन किया गया था। नंबर 3, राज्य सरकार यदि ये ठीक समझती है तो धारा 13 की उपधारा 2 के खंड च या खंड ज के अधीन नाम निर्देशित किसी सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे उसके विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात हटा सकेगी। नंबर 4, धारा 13 की उपधारा 2 के खंड च या खंड ज के अधीन नाम निर्देशित कोई सदस्य राज्य सरकार को संशोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और तब उक्त सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा। नंबर 5, राज्य समन्वय समिति में कोई आकस्मिक रिक्ति नए नाम निर्देशन द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति को भरने के लिए नाम निर्देशित व्यक्ति उस शेष अवधि के लिए ही पद धारण करेगा जिसके लिए वो सदस्य जिसके स्थान पर वो इस प्रकार नाम निर्देशित किया गया है पद धारण करता है। नंबर 6, धारा 13 की उपधारा 2 के खंड च और खंड ज के अधीन नाम निर्देशित कोई सदस्य पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा। नंबर 7, धारा 13 की उपधारा 2 के खंड च और खंड ज के अधीन नाम निर्देशित कोई सदस्य पुनः नाम निर्दिष्ट सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं। निर्हताएं। अनुच्छेद 15 नंबर 1, कोई ऐसा व्यक्ति राज्य समन्वय समिति का सदस्य नहीं होगा क जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया है या जिसने अपने ऋणों का संदाय निलंबित कर दिया है या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है, या ख जो विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, या ग जो ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है या ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है, या घ जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है या किसी समय सिद्ध दोष ठहराया गया है, या अंगा जिसने राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका राज्य समन्वय समिति में बने रहना जनसाधारण के हितों के प्रतिकूल है। पृष्ठ 9 नंबर 2, इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने का आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित सदस्य को उसके विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है। नंबर 3, धारा 14 की उपधारा 1 या उपधारा 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई सदस्य जो इस धारा के अधीन हटाया गया है सदस्य के रूप में पुनः नाम निर्देशन का पात्र नहीं होगा। स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 16, यदि राज्य समन्वय समिति का कोई सदस्य धारा 15 में विनिर्दिष्ट निरहताओं में से किसी से ग्रस्त हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। राज्य समन्वय समिति के अधिवेशन। अनुच्छेद 17, राज्य समन्वय समिति का अधिवेशन प्रत्येक 6 मास में कम से कम एक बार होगा और वो अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो विहित किए जाएं। राज्य समन्वय समिति के कृत्य। अनुच्छेद 18,
नंबर 1, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य समन्वय समिति का कृत्य निशक्तता के विषयों के संबंध में राज्य के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करना और निशक्त व्यक्तियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यापक नीति के निरंतर विकसित किए जाने को सुकर बनाना होगा। नंबर 2, विशिष्टता और पूर्वगामी कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य समन्वय समिति राज्य के भीतर निम्नलिखित कृत्यों में से सभी या किन्हीं का अनुपालन कर सकेगी, अर्थात क, सरकार के ऐसे सभी विभागों और अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के जो निशक्त व्यक्तियों से संबंधित हैं, क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन और समन्वय करना। ख, निशक्त व्यक्तियों के सामने आने वाली समस्याओं का हल ढूंढने के लिए राज्य की नीति का विकास करना। ग, निशक्तता की बाबत नीतियां, कार्यक्रम, विधान और परियोजनाएं तैयार करने के बारे में राज्य सरकार को सलाह देना। घ, दाता अभिकरणों के साथ परामर्श करके उनकी निधि जुटाने की नीतियों का निशक्त व्यक्तियों पर उनके प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में पुनर्विलोकन करना। अंगा, सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों, जन सुविधा स्थलों, विद्यालयों और अन्य संस्थाओं में बाधा रहित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अन्य उपाय करना। च, निशक्त व्यक्तियों की समानता और उनकी पूर्ण भागीदारी की उपलब्धि के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव को मॉनिटर करना तथा उनका मूल्यांकन करना। छ, ऐसे अन्य कृत्य करना जो राज्य सरकार विहित करे। राज्य कार्यपालिका समिति, अनुच्छेद 19। नंबर 1, राज्य सरकार राज्य कार्यपालिका समिति नामक एक समिति का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करेगी। पृष्ठ 10। नंबर 2, राज्य कार्यपालिका समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात क, सचिव समाज कल्याण विभाग पदेन अध्यक्ष। ख, आयुक्त पदेन सदस्य। ग, स्वास्थ्य, वित्त, ग्रामीण विकास, शिक्षा, कल्याण, कार्मिक, लोक शिकायत, शहरी कार्य, श्रम और रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग प्रतिनिधित्व करने के लिए 9 व्यक्ति जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों, पदेन सदस्य। घ, एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनका राज्य सरकार की राय में प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए, नाम निर्देशित किया जाएगा, सदस्य। अंगा, ऐसे गैर सरकारी संगठनों या संगमों का जो निशक्तता से संबंधित हैं, प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 5 व्यक्ति जो यथासाध्य निशक्त व्यक्ति होंगे, जिनमें निशक्तता के प्रत्येक क्षेत्र में 1 होगा, सदस्य। परंतु इस खंड के अधीन व्यक्तियों का नाम निर्देशन करते समय राज्य सरकार कम से कम 1 महिला का और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के 1 व्यक्ति का नाम निर्देशन करेगी। च, संयुक्त सचिव जो कल्याण विभाग के निशक्तता प्रभाव के संबंध में कार्यवाही कर रहा हो, पदेन सदस्य सचिव। नंबर 3, उपधारा 2 के खंड घ और खंड अंगा के अधीन नाम निर्देशित सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं। नंबर 4, खंड घ और खंड ग के अधीन नाम निर्देशित कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और तब उक्त सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा। राज्य कार्यपालिका समिति के कृत्य, अनुच्छेद 20। नंबर 1, राज्य कार्यपालिका समिति राज्य समन्वय समिति की कार्यकारी निकाय होती है और राज्य समन्वय समिति के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होती है। नंबर 2, उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य कार्यपालिका समिति ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगी जो राज्य समन्वय समिति द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं। राज्य कार्यपालिका समिति के अधिवेशन, अनुच्छेद 21। राज्य कार्यपालिका समिति का अधिवेशन 3 मास में कम से कम 1 बार होगा और वो अपने अधिवेशनों में कारवार के समव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो राज्य सरकार विहित करे। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य कार्यपालिका के लिए राज्य कार्यपालिका समिति के साथ व्यक्तियों का अस्थायी संयोजन, अनुच्छेद 22 भाग 1। राज्य कार्यपालिका समिति ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी सहायता या सलाह की वो इस अधिनियम के अधीन अपने किसी कृत्य का पालन करने में प्राप्त करने की वांछा करे, अपने साथ संयुक्त कर सकेगी। भाग 2, उपधारा 1 के अधीन किसी प्रयोजन के लिए राज्य कार्यपालिका समिति के साथ संयुक्त किसी व्यक्ति की उस प्रयोजन से सुसंगत राज्य कार्यपालिका समिति के विचार विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा।
किंतु उसे उक्त समिति के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वो किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा। भाग 3 उपधारा 1 के अधीन किसी प्रयोजन के लिए उक्त समिति के साथ संयुक्त किसी व्यक्ति को उसके अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए और उक्त समिति का कोई अन्य कार्य करने के लिए ऐसी फीस और भत्तों का प्रदान किया जाएगा जो राज्य सरकार विहित करे। निर्देश देने की शक्ति। अनुच्छेद 23 इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के अनुपालन में क केंद्रीय समन्वय समिति ऐसे लिखित निर्देशों द्वारा आबद्ध होगी जो केंद्रीय सरकार उसे दे और ख राज्य समन्वय समिति ऐसे लिखित निर्देशों द्वारा आबद्ध होगी जो केंद्रीय समन्वय समिति या राज्य सरकार उसे दे। परंतु जहां राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई निर्देश केंद्रीय समन्वय समिति द्वारा दिए गए किसी निर्देश से असंगत है, वहां वो विषय केंद्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। पृष्ठ 11। अनुच्छेद 24 केंद्रीय समन्वय समिति केंद्रीय कार्यपालिका समिति, राज्य समन्वय समिति या राज्य कार्यपालिका समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि ऐसी स्थितियों में कोई रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है। रिक्तियों के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होगा। अध्याय 4 निशक्तता का निर्धारण और शीघ्र पता चलाया जाना। अनुच्छेद 25 अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी निशक्तता की आवृत्ति के निवारण की दृष्टि से समुचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निशक्तता की आवृत्ति के निवारण के लिए कतिपय उपायों का किया जाना। क निशक्तता की आवृत्ति के कारण से संबंधित पद्धतियों का संवर्धन करेंगे। ख निशक्तता का निवारण करने की विभिन्न पद्धतियों का संवर्धन करेंगे। ग जोखिम वाले मामलों को पहचानने के प्रयोजन के लिए वर्ष में कम से कम एक बार सभी बालकों की जांच करेंगे। घ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारी वृंद को प्रशिक्षण देने की सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे। अंगा साधारण स्वच्छता, स्वास्थ्य और सफाई के प्रति जागरूकता अभियानों को प्रायोजित करेंगे या करवाएंगे और जानकारी प्रसारित करेंगे या करवाएंगे। च माता और संतान की प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन और प्रसव पश्चात देखरेख के लिए उपाय करेंगे। छ विद्यालय पूर्व विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को शिक्षित करेंगे। ज निशक्तता के कारणों और अपनाए जाने वाले निवारक उपायों पर टेलीविजन, रेडियो और अन्य जनसंपर्क साधनों के माध्यम से जनसाधारण के मध्य जागरूकता पैदा करेंगे। अध्याय 5 शिक्षा। अनुच्छेद 26 समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी समुचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निशक्त बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा आदि की व्यवस्था किया जाना। क ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक निशक्त बालक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। ख निशक्त विद्यार्थियों का सामान्य विद्यालयों में एकीकरण के संवर्धन का प्रयास करेंगे। ग उनके लिए जिन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में विशेष विद्यालयों की स्थापना में ऐसी रीति से अभिवृद्ध करेंगे कि जिससे देश के किसी भी भाग में रह रहे निशक्त बालकों की ऐसी विद्यालयों तक पहुंच हो। पृष्ठ 12 घ निशक्त बालकों के लिए विशेष विद्यालयों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से सुसज्जित करने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 27 समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित के लिए स्कीमें बनाएंगे, अर्थात समुचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनौपचारिक शिक्षा आदि के लिए स्कीमों और कार्यक्रमों का बनाया जाना। क ऐसे निशक्त बालकों की बाबत जिन्होंने 5वीं कक्षा तक शिक्षा पूरी कर ली है किंतु पूर्णकालिक आधार पर अपना अध्ययन चालू नहीं रख सके हैं, अंशकालिक कक्षाओं का संचालन करना। ख 16 वर्ष और उससे ऊपर की आयु समूह के बालकों के लिए क्रियात्मक साक्षरता की व्यवस्था के लिए विशेष अंशकालिक कक्षाओं का संचालन करना। ग ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जनशक्ति का उपयोग करके उन्हें समुचित अभिविन्यास शिक्षा देने के पश्चात अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना। घ खुले विद्यालयों या खुले विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। अंगा अन्योन्य क्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक या अन्य संचार साधनों के माध्यम से कक्षा और परिचर्चाओं का संचालन करना। च प्रत्येक निशक्त बालक के लिए उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक विशेष पुस्तकों और उपस्करों की निःशुल्क व्यवस्था करना। अनुच्छेद 28
समुचित सरकारें ऐसी नई सहायक युक्तियों, शिक्षा सहायक यंत्रों और विशेष शिक्षण सामग्री या ऐसी अन्य वस्तुओं को जो किसी निःशक्त बालक को शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक हो, डिजाइन और उनका विकास करने के लिए अनुसंधान करेंगे या सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा अनुसंधान कराएंगी। नई सहायक युक्तियों, शिक्षण सहायक यंत्रों आदि को डिजाइन और उनका विकास करने के लिए अनुसंधान। अनुच्छेद 29। समुचित सरकारें पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करेंगी और निःशक्तता में विशेषज्ञता वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करने के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं और अन्य स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करेंगी, जिससे कि निःशक्त बालकों के विशेष विद्यालयों और एकीकृत विद्यालयों के लिए अपेक्षित प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध हो सके। समुचित सरकारों द्वारा निःशक्त बालकों के विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति विकसित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का स्थापित किया जाना। अनुच्छेद 30। पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समुचित सरकारें अधिसूचना द्वारा एक व्यापक शिक्षा स्कीम तैयार करेंगी, जिसमें निम्नलिखित के लिए उपबंध होगा, अर्थात समुचित सरकारों द्वारा परिवहन सुविधाओं, पुस्तकों की प्रदाय आदि के लिए व्यापक शिक्षा स्कीम का तैयार किया जाना। क निःशक्त बालकों के लिए परिवहन सुविधाएं या उनके माता पिता या अभिभावकों को वैकल्पिक वित्तीय प्रोत्साहन, जिससे कि उनके निःशक्त बालक विद्यालयों में जा सकें। ख व्यावसायिक और वृत्तिक प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों या अन्य संस्थानों से वास्तु विद्या संबंधी बाधाओं को हटाना। ग विद्यालय जाने वाले निःशक्त बालकों के लिए पुस्तकों, वर्दियों और अन्य सामग्री का प्रदान करना। घ निःशक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना। अंगा निःशक्त बालकों के पुनर्वास की बाबत उनके माता पिता की शिकायतों को दूर करने के लिए समुचित मंच स्थापित करना। 6 निःशक्त बालकों के फायदे के लिए पाठ्यक्रम की पुनः संरचना करना। ज श्रवण शक्ति के ह्रास वाले विद्यार्थियों के फायदे के लिए उनके पाठ्यक्रम के भाग के रूप में केवल एक भाषा को लेने हेतु उन्हें सुकर बनाने के लिए पाठ्यक्रम की पुनः संरचना करना। पृष्ठ 13। अनुच्छेद 31। सभी शिक्षा संस्थाएं नेत्रहीन विद्यार्थियों या कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए लेखकों की व्यवस्था करेगी या करवाएगी। शिक्षा संस्थाओं द्वारा दृष्टि से विकलांग विद्यार्थियों के लिए लेखकों की व्यवस्था का किया जाना। अध्याय 6 नियोजन। अनुच्छेद 32। समुचित सरकारें। उन पदों का पता लगाया जाना जो निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जा सकेंगे। क स्थापनों में ऐसे पदों का पता लगाएंगी जो निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। ख 3 वर्ष से अधिक नियतकालिक अंतरालों पर पता लगाए गए पदों की सूची का पुनर्विलोकन करेगी और प्रौद्योगिकी संबंधी विकासों को ध्यान में रखते हुए सूची को अद्यतन करेंगी। अनुच्छेद 33। प्रत्येक समुचित सरकार प्रत्येक स्थापन में निःशक्त व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए उतनी प्रतिशत रिक्तियां नियत करेंगी जो 3% से कम न हो, जिसमें से प्रत्येक निःशक्तता के लिए पता लगाए गए पदों में से 1% निम्नलिखित से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा, अर्थात पदों का आरक्षण। नंबर 1 अंधता या कम दृष्टि, नंबर 2 श्रवण शक्ति का ह्रास और नंबर 3 चलन निःशक्तता या प्रमस्तिष्क घात। परंतु समुचित सरकार किसी विभाग या स्थापन में किए जा रहे कार्य की किस्म को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन यदि कोई हो जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी स्थापन को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी। अनुच्छेद 34। नंबर 1 समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा ये अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसी तारीख से जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रत्येक स्थापन का नियोजक निःशक्त व्यक्तियों के लिए नियत ऐसी रिक्तियों के संबंध में जो उस स्थापन में हुई हैं या होने वाली हैं, ऐसे विशेष रोजगार कार्यालय को जो विहित किया जाए ऐसी जानकारी या विवरणी भेजेगा जो विहित की जाए और तब स्थापन ऐसी अध्यपेक्षा का पालन करेगा। नंबर 2 वो प्रारूप जिसमें समय के वे अंतराल जिनके लिए सूचना या विवरणी भेजी जाएगी और वे विशिष्टियां जो उनमें होंगी ऐसी होंगी जो विहित की जाएं। अनुच्छेद 35 विशेष रोजगार कार्यालय द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति की किसी स्थापन के कब्जे में किसी सुसंगत अभिलेख या दस्तावेज तक पहुंच होगी जहां उसे विश्वास है कि ऐसा अभिलेख या दस्तावेज होना चाहिए और उनका निरीक्षण कर सकेगा, अथवा सुसंगत अभिलेख या दस्तावेजों की
प्राप्त कर सकेगा या कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई प्रश्न पूछ सकेगा। किसी स्थापन के कब्जे में अभिलेख या दस्तावेज की जांच करने की शक्ति। अनुच्छेद 36, जहां किसी भर्ती वर्ष में धारा 33 के अधीन किसी रिक्ति को किसी उपयुक्त निःशक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से भरा नहीं जा सकता है, वहां ऐसी रिक्ति अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जाएगी और यदि अगले भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो इसे पहले तीनों प्रवर्गों के बीच परस्पर परिवर्तन द्वारा भरा जा सकेगा और केवल तभी जब उस वर्ष के पद के लिए कोई निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, नियोजक निःशक्त व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करके रिक्ति को भरेगा। परंतु यदि किसी स्थापन में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि किसी निश्चित प्रवर्ग के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता है, तो रिक्तियां समुचित सरकार के पूर्वानुमोदन से तीनों प्रवर्गों के बीच परस्पर परिवर्तित की जा सकेंगी। अनुच्छेद 37 नंबर 1, प्रत्येक नियोजक अपने स्थापन में नियोजित निःशक्त व्यक्तियों के संबंध में ऐसा अभिलेख ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से रखेगा जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए। नियोजकों द्वारा अभिलेखों का रखा जाना। नंबर 2, उपधारा 1 के अधीन रखे गए अभिलेख सभी उचित समयों पर ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो समुचित सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाएं, निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। पृष्ठ 14। अनुच्छेद 38, समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी अधिसूचना द्वारा निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन सुनिश्चित करने के लिए स्कीम तैयार करेंगे और स्कीमों में निम्नलिखित को उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन सुनिश्चित करने के लिए स्कीम। क, निःशक्त व्यक्तियों का प्रशिक्षण और उनका कल्याण। ख, उच्चतर आयु सीमा का शिथिलीकरण। ग, नियोजन का विनियमन। घ, स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय तथा ऐसे स्थानों पर जहां निःशक्त नियोजित किए जाते हैं विकलांगता इतर वातावरण का सृजन। अंगा, ऐसी रीति जिससे तथा ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा स्कीमों के प्रचलन की लागत चुकाई जाएगी। और च, स्कीम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी का गठन। अनुच्छेद 39, सभी सरकारी शिक्षा संस्थाएं और अन्य शैक्षिक संस्थाएं जो सरकार से सहायता प्राप्त कर रही हैं, निःशक्त व्यक्तियों के लिए कम से कम 3% स्थान आरक्षित करेंगी। सभी शिक्षा संस्थाओं द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्थानों का आरक्षित किया जाना। अनुच्छेद 40, समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी निःशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए सभी गरीबी उन्मूलन स्कीमों में कम से कम 3% आरक्षण करेंगे। गरीबी उन्मूलन स्कीमों में रिक्तियों का आरक्षित किया जाना। अनुच्छेद 41, समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में नियोजकों को प्रोत्साहन देने का उपबंध करेंगे, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके श्रमिक दल में कम से कम 5% व्यक्ति निःशक्त हों। ये सुनिश्चित करने के लिए नियोजकों को प्रोत्साहन कि श्रमिक दल में 5% निःशक्त व्यक्ति हों। अध्याय 7, सकारात्मक कार्यवाही। अनुच्छेद 42, समुचित सरकारें निःशक्त व्यक्तियों को सहायक यंत्र और साधित्र उपलब्ध कराने के लिए स्कीमें अधिसूचना द्वारा बनाएगी। निःशक्त व्यक्तियों को हाथ यंत्र और साधक। अनुच्छेद 43, समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी अधिसूचना द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को रियायती दरों पर भूमि का निम्नलिखित के लिए अधिमानी आवंटन करने की स्कीमें बनाएंगे, अर्थात कतिपय प्रयोजनों के लिए भूमि के अधिमानी आवंटन के लिए स्कीमें। क, गृह। ख, कारोबार की स्थापना। ग, विशेष आमोद प्रमोद केंद्रों की स्थापना। घ, विशेष विद्यालयों की स्थापना। अंगा, अनुसंधान केंद्रों की स्थापना। च, निःशक्त उद्यमकर्ताओं द्वारा कारखानों की स्थापना। पृष्ठ 15। अध्याय 8, विभेद का न किया जाना। अनुच्छेद 44, परिवहन सेक्टर के स्थापन अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर निःशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय करेंगे, अर्थात परिवहन में विभेद का न किया जाना। क, रेल के डिब्बों, बसों, जलयानों और वायुयानों को इस प्रकार अनुकूल बनाना जिससे कि ऐसे व्यक्ति उनमें सहज रूप से पहुंच सकें। ख, रेल के डिब्बों, जलयानों, वायुयानों और प्रतीक्षा गृहों में शौचालयों को इस प्रकार अनुकूल बनाना जिससे कि व्हीलचेयर का प्रयोग करने वाले व्यक्ति उनका प्रयोग सुगमता से कर सकें। अनुच्छेद 45,
समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर निम्नलिखित का उपबंध करेंगे, अर्थात सड़क पर विभेद का न किया जाना। क, दृष्टिक असुविधाग्रस्त व्यक्तियों के फायदे के लिए सार्वजनिक सड़कों पर लाल बत्तियों पर श्रवण संकेतों का प्रतिष्ठापन। ख, व्हीलचेयर का उपभोग करने वाले व्यक्तियों की सहज पहुंच के लिए किनारे काटना और पटरियों में ढलाने बनाना। ग, दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की सतह को उत्कीर्ण करना। घ, दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारों को उत्कीर्ण करना। अंगा, निशक्तता के समुचित प्रतीकों को विकसित करना। च, समुचित स्थानों पर चेतावनी संकेतों को लगाना। अनुच्छेद 46। समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर निम्नलिखित का उपबंध करेंगे, अर्थात निर्मित परिवेश में विभेद का न किया जाना। क, सार्वजनिक भवनों में ढलवा रास्तों का उपबंध करना। ख, शौचालयों को व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के अनुकूल बनाना। ग, उत्थापकों और लिफ्टों में ब्रेल प्रतीकों और श्रवण संकेतों का उपबंध करना। घ, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य चिकित्सीय देखभाल और पुनर्वास संस्थाओं में ढलुआ रास्तों का उपबंध करना। अनुच्छेद 47। सरकारी नियोजन में विभेद का न किया जाना। नंबर 1, कोई स्थापन ऐसे कर्मचारी को जो सेवा के दौरान निशक्त हो जाता है सेवोन्मुक्त या पंक्तिच्युत नहीं करेगा, परंतु यदि कोई कर्मचारी निशक्त हो जाने के पश्चात उस पद के लिए जिसको वो धारण करता है उपयुक्त नहीं रह जाता है तो उसे उसी वेतनमान और सेवा संबंधी फायदों वाला किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा। परंतु ये और कि यदि किसी कर्मचारी को किसी पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो उसे समुचित पद उपलब्ध होने तक या उसके द्वारा अधिवर्षिता की आय प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो किसी अधिसंघ के पद पर रखा जा सकेगा। नंबर 2, किसी व्यक्ति को केवल उसी निशक्तता के आधार पर प्रोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा, परंतु ये कि समुचित सरकार किसी स्थापन में किए जा रहे कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो जो ऐसी अधिसूचना में विहित की जाए किसी स्थापन को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी। अध्याय 9, अनुसंधान और जनशक्ति विकास। अनुसंधान। अनुच्छेद 48। समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित क्षेत्र में अनुसंधान को संवर्धित और प्रायोजित करेंगे, अर्थात क, निशक्तता निवारण। ख, पुनर्वास जिसके अंतर्गत समुदाय आधारित पुनर्वास है। ग, सहायक युक्तियों का विकास जिसमें उनके मनोवैज्ञानिक सामाजिक पहलू सम्मिलित हैं। च, कार्य के बारे में पता लगाना। अंगा, कार्यालयों और कारखानों में स्थलों पर उपांतरण। पृष्ठ 16। अनुच्छेद 39। समुचित सरकारें ऐसे विश्वविद्यालयों, उच्चतर विद्या की अन्य संस्थाओं, वृत्तिक निकायों और गैर सरकारी अनुसंधान इकाइयों या संस्थाओं को विशेष शिक्षा, पुनर्वास और जनशक्ति विकास में अनुसंधान करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगी। विश्वविद्यालयों को अनुसंधान कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन। अध्याय 10, निशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं को मान्यता। अनुच्छेद 50। राज्य सरकार किसी अधिकारी को जिसे वो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम अधिकारी होने के लिए ठीक समझे नियुक्त करेगी। सक्षम अधिकारी। अनुच्छेद 51। इस अधिनियम के अधीन जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय कोई व्यक्ति निशक्त व्यक्तियों के लिए किसी संस्था की स्थापना या उसका अनुरक्षण इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अधीन और उसके अनुसार ही करेगा, अन्यथा नहीं। किसी व्यक्ति द्वारा निशक्त व्यक्तियों के लिए किसी संस्था की स्थापना या उसका अनुरक्षण रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार ही किया जाना, अन्यथा नहीं। परंतु ये कि ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व निशक्त व्यक्तियों के लिए किसी संस्था का अनुरक्षण कर रहा है, ऐसे प्रारंभ से 6 मास की अवधि के लिए ऐसी संस्था का अनुरक्षण चालू रख सकेगा और यदि उसने उक्त 6 मास की अवधि के भीतर ऐसे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है तो ऐसे आवेदन के निपटाए जाने तक संस्था का अनुरक्षण चालू रख सकेगा। अनुच्छेद 52। नंबर 1, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र।
नंबर 2, उपधारा 1 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करेगा जो वो ठीक समझे और जहां उसका ये समाधान हो जाता है कि आवेदक ने इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, वहां वो आवेदन को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र देगा और जहां सक्षम प्राधिकारी का इस प्रकार समाधान नहीं होता, वहां वो आदेश द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र देने से जिसके लिए आवेदन किया जाता है इनकार करेगा। परंतु प्रमाण पत्र देने से इनकार करने का कोई आदेश करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देगा और प्रमाण पत्र देने से इनकार करने का प्रत्येक आदेश आवेदक को ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए संसूचित किया जाएगा। नंबर 3, उपधारा 2 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वो संस्था जिसके बारे में आवेदन किया गया है ऐसी सुविधाएं देने तथा ऐसे स्तरमान बनाए रखने की स्थिति में है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। नंबर 4, इस धारा के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क जब तक धारा 53 के अधीन प्रतिसंदत्त नहीं किया जाता है उस अवधि के लिए प्रवृत्त बना रहेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। ख, वैसे ही अवधि के लिए समय समय पर नवीकृत किया जा सकेगा और ग, ऐसे प्रारूप में होगा और ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं। पृष्ठ 17। नंबर 5, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन विधि मान्यता की अवधि के कम से कम 60 दिन पूर्व किया जाएगा। नंबर 6, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संस्था द्वारा किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। अनुच्छेद 53, प्रमाण पत्र का अति संहरण। नंबर 1, यदि सक्षम प्राधिकारी के पास ये विश्वास करने का युक्त हेतुक है कि धारा 52 की उपधारा 2 के अधीन दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के धारक ने क प्रमाण पत्र जारी करने या नवीकरण के किसी आवेदन के संबंध में ऐसा कथन किया है जो तात्विक विशिष्टियों में गलत या मिथ्या है, या ख नियमों या किन्हीं ऐसी शर्तों को भंग किया है या भंग करवाया है जिनके अधीन प्रमाण पत्र दिया गया था, तो वो ऐसी जांच करने के पश्चात जो वो ठीक समझे आदेश द्वारा प्रमाण पत्र को प्रतिसंहनित कर सकेगा। परंतु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक प्रमाण पत्र के धारक को हेतुक करने का ऐसा अवसर नहीं दे दिया जाता है कि प्रमाण पत्र क्यों न प्रतिसंहनित किया जाए। नंबर 2, जहां किसी संस्था की बाबत प्रमाण पत्र उपधारा 1 के अधीन प्रतिसंहरित किया गया है, वहां ऐसी संस्था ऐसे प्रतिसंहरण की तारीख से कृत्य करना बंद कर देगी। परंतु जहां कोई अपील प्रतिसंहरण के आदेश के विरुद्ध धारा 54 के अधीन की जाती है, वहां ऐसी संस्था क जहां कोई अपील नहीं की गई है, वहां ऐसी अपील फाइल किए जाने के लिए विहित की गई अवधि की समाप्ति पर तुरंत, या ख जहां ऐसी अपील की गई है परंतु प्रतिसंहरण के आदेश को मान्य ठहराया गया है, वहां अपील के आदेश को तारीख से कृत्य करना बंद कर देगी। नंबर 3, किसी संस्था की बाबत किसी प्रमाण पत्र के प्रतिसंहरण पर सक्षम प्राधिकारी ये निर्देश दे सकेगा कि कोई निशक्त व्यक्ति जो ऐसे प्रतिसंहरण की तारीख को ऐसी संस्था का वासी है, क यथा स्थिति उसके माता पिता, पति या पत्नी या विधिक संरक्षण की अभिरक्षा में दे दिया जाएगा, या ख सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य संस्था को अंतरित किया जाएगा। नंबर 4, प्रत्येक संस्था जो ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारण करती है जो इस धारा के अधीन प्रतिसंहरित किया जाता है, ऐसे प्रतिसंहरण के तुरंत पश्चात ऐसा प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी को अभ्यर्पित करेगी। अनुच्छेद 54, अपील। 1, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र देने से इनकार करने से या प्रमाण पत्र का प्रतिसंहरण किए जाने से व्यथित व्यक्ति ऐसी अवधि के भीतर जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ऐसे इनकार या प्रतिसंहरण के विरुद्ध उस सरकार को अपील कर सकेगा। नंबर 2, ऐसी अपील पर राज्य सरकार का आदेश अंतिम होगा। अनुच्छेद 55, केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अनुरक्षित संस्थाओं को अधिनियम का लागू न होना। इस अध्याय की कोई बात केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित निशक्त व्यक्तियों के लिए किसी संस्था को लागू नहीं होगी। अध्याय 11, गंभीर रूप से निशक्त व्यक्तियों के लिए संस्था। अनुच्छेद 56, गंभीर रूप से निशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाएं। नंबर 1, समुचित सरकार ऐसे स्थानों पर जो वो ठीक समझे गंभीर रूप से निशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण कर सकेगी। पृष्ठ 18। नंबर 2,
जहां समुचित सरकार की ये राय है कि उपधारा 1 के अधीन स्थापित किसी संस्था से भिन्न कोई संस्था गंभीर रूप से निशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए ठीक है, वहीं सरकार ऐसी संस्था को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए गंभीर रूप से निशक्त व्यक्तियों के लिए संस्था के रूप में मान्यता दे सकेगी। परंतु इस धारा के अधीन किसी संस्था को तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक ऐसी संस्था ने इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन न किया हो। नंबर 3, उपधारा 1 के अधीन स्थापित प्रत्येक संस्था ऐसी रीति से अनुरक्षित की जाएगी और ऐसी शर्तों को पूरा करेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं। नंबर 4, इस धारा के प्रयोजनों के लिए गंभीर रूप से निशक्त व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो 80% या अधिक की एक या अधिक निशक्तताओं से ग्रस्त है। अध्याय 12, निशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और आयुक्त। अनुच्छेद 57, निशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति। नंबर 1, केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त नियुक्त कर सकेगी। नंबर 2, कोई व्यक्ति मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब उसके पास पुनर्वास से संबंधित विषयों की बाबत विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। नंबर 3, मुख्य आयुक्त को सदैव वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें जिनके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे हैं ऐसी होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। नंबर 4, केंद्रीय सरकार मुख्य आयुक्त को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के प्रकार और प्रवर्ग अवधारित करेगी और मुख्य आयुक्त को ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो वो ठीक समझे। नंबर 5, मुख्य आयुक्त को उपलब्ध कराए गए अधिकारी और कर्मचारी अपने कृत्यों का निर्वहन मुख्य आयुक्त के साधारण अधीक्षण के अधीन करेंगे। नंबर 6, मुख्य आयुक्त को उपलब्ध कराए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं। अनुच्छेद 58, मुख्य आयुक्त के कृत्य। क, आयुक्तों के कार्य का समन्वय करेगा। ख, केंद्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग को मॉनिटर करेगा। ग, निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों और उनको उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संरक्षण के लिए कदम उठाएगा। घ, अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्रीय सरकार को ऐसे अंतरालों पर जो वो सरकार विहित करे रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद 59, धारा 58 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर या अन्यथा निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों से वंचित किए जाने के संबंध में विवादों की मुख्य आयुक्त द्वारा जांच किया जाना। क, निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों से वंचित किए जाने। ख, समुचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निशक्त व्यक्तियों के कल्याण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाई गई विधियों, नियमों, उपविधियों, विनियमों, जारी किए गए कार्यपालक आदेशों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों के कार्यान्वित न किए जाने से संबंधित मामलों के संबंध में परिवादों की जांच कर सकेगा और मामले को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठा सकेगा। पृष्ठ 19, अनुच्छेद 60, निशक्त व्यक्ति के लिए आयुक्त की नियुक्ति। नंबर 1, प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निशक्त व्यक्तियों के लिए आयु नियुक्त कर सकेगी। नंबर 2, कोई व्यक्ति आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब उसके पास पुनर्वास से संबंधित विषयों की बाबत विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। नंबर 3, आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें जिनके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे हैं ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं। नंबर 4, राज्य सरकार आयुक्त को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के प्रकार और प्रवर्ग अवधारित करेगी और आयुक्त को ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो वो ठीक समझे। नंबर 5, आयुक्त को उपलब्ध कराए गए अधिकारी और कर्मचारी अपने कृत्यों का निर्वहन आयुक्त के साधारण अधीक्षण के अधीन करेंगे। नंबर 6, आयुक्त को उपलब्ध कराए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं। अनुच्छेद 61, आयुक्त, राज्य के भीतर आयुक्त की शक्तियां। क, निशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए कार्यक्रमों और स्कीमों के संबंध में राज्य सरकार के विभागों से समन्वय करेगा।
ख. राज्य सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग को मॉनिटर करेगा. घ. निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों और उनको उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संरक्षण के लिए कदम उठाएगा. घ. अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को ऐसे अंतरालों पर जो वो सरकार विहित करे रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति मुख्य आयुक्त को अग्रेषित करेगा. अनुच्छेद 62. धारा 61 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयुक्त स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर या अन्यथा निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित मामलों के संबंध में परिवादों की आयुक्त द्वारा जांच किया जाना. क. निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों से वंचित किए जाने. ख. समुचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाई गई विधियों, नियमों, उपविधियों, विनियमों, जारी किए गए कार्यपालक आदेशों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों के कार्यान्वित न किए जाने से संबंधित मामलों के संबंध में परिवादों की जांच कर सकेगा और मामले को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठा सकेगा. अनुच्छेद 63. नंबर 1. मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात 1908 का भाग 5. क. साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना. ख. किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना. ग. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना. अंगा. साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना. नंबर 2. मुख्य आयुक्त और आयुक्तों के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही होगी और मुख्य आयुक्त सक्षम प्राधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा. 1860 की धारा 45 और 1974 की धारा 2. पृष्ठ 20. अनुच्छेद 64. भाग 1. मुख्य आयुक्त ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा. भाग 2. केंद्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी जिसके साथ उसमें की गई सिफारिशों पर जहां तक कि वे केंद्रीय सरकार से संबंधित हैं की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश या उसके भाग की अस्वीकृति के कारणों को कोई हो स्पष्ट करने वाली सिफारिशें होंगी. अनुच्छेद 65. भाग 1. आयुक्त ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा. भाग 2. राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी जिसके साथ उसमें की गई कई सिफारिशों पर जहां तक कि वे राज्य सरकार से संबंधित हैं की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश या उसके भाग की यदि कोई हो स्वीकार न किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाली सिफारिशें होंगी. अध्याय 13. सामाजिक सुरक्षा. अनुच्छेद 66. भाग 1. समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर सभी निःशक्त व्यक्तियों का पुनर्वास करेंगे या कराएंगे. भाग 2. उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे. भाग 3. समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी पुनर्वास नीतियां बनाते समय निःशक्त व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों से परामर्श करेंगे. अनुच्छेद 67. निःशक्त कर्मचारियों के लिए बीमा स्कीम. भाग 1. समुचित सरकार अपने निःशक्त कर्मचारियों के फायदे के लिए एक बीमा स्कीम अधिसूचना द्वारा बनाएगी. भाग 2. इस धारा में किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार कोई बीमा स्कीम बनाने के बदले अपने निःशक्त कर्मचारियों के लिए एक अनुकल्पित सुरक्षा स्कीम बना सकेगी. अनुच्छेद 68. बेरोजगारी भत्ता. समुचित सरकारें अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर ऐसे निःशक्त व्यक्तियों के लिए जो विशेष रोजगार कार्यालय में 2 वर्ष से अधिक समय से रजिस्ट्रीकृत हैं और
जिन्हें किसी लाभप्रद उपजीविका में नहीं लगाया जा सका है, बेरोजगार भत्ता के संदाय के लिए एक स्कीम अधिसूचना द्वारा बनाएगी। अध्याय 14 प्रकीर्ण। अनुच्छेद 69 निशक्त व्यक्तियों के लिए आशयित किसी फायदे का कपटपूर्वक उपभोग करने के लिए दंड। जो कोई निशक्त व्यक्तियों के लिए आशयित किसी फायदे का कपटपूर्वक उपभोग करेगा या उपभोग करने का प्रयत्न करेगा, वो कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 20,000 रूपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। अनुच्छेद 70 मुख्य आयुक्त, आयुक्तों, अधिकारियों और कर्मचारी वृंद का लोक सेवक होना। मुख्य आयुक्त, आयुक्तों तथा उनको उपलब्ध कराए गए अन्य अधिकारियों और कर्मचारी वृंद को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा। पृष्ठ 21। अनुच्छेद 71 सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधियक कार्यवाही केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकारियों या सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। अनुच्छेद 72 अधिनियम या किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना, न कि उसके अल्पीकरण में। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के या निशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए अधिनियमित या जारी किए गए किन्हीं नियमों, आदेश या इसके अधीन जारी किए गए किन्हीं अनुदेशों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में। अनुच्छेद 73 नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति। भाग 1 समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। भाग 2 विशिष्टता और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात क वो रीति जिससे किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की धारा 3 की उपधारा 2 के खंड ट के अधीन चुना जाएगा। ख वे भत्ते जो सदस्य धारा 4 की उपधारा 7 के अधीन प्राप्त करेंगे। ग प्रक्रिया के वे नियम जिनका केंद्रीय समन्वयन समिति धारा 7 के अधीन अपने अधिवेशनों में कारोबार के सव्यवहार के संबंध में पालन करेगी। घ ऐसे अन्य कृत्य जिन्हें केंद्रीय समन्वय समिति धारा 8 की उपधारा 2 के खंड ज के अधीन चुना जाएगा। अंगा वो रीति जिससे किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र को धारा 9 की उपधारा 2 के खंड ज के अधीन चुना जाएगा। छ वे भत्ते जो सदस्य धारा 9 की उपधारा 3 के अधीन प्राप्त करेंगे। छ प्रक्रिया के वे नियम जिनका केंद्रीय कार्यपालिका समिति धारा 11 के अधीन अपने अधिवेशनों में कारोबार के सव्यवहार के संबंध में पालन करेगी। ज वो रीति और वे प्रयोजन जिनके लिए किसी व्यक्ति को धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन सहयुक्त किया जा सकेगा। झ वे फीस और भत्ते जिन्हें केंद्रीय कार्यपालिका समिति से सहयुक्त कोई व्यक्ति धारा 12 की उपधारा 3 के अधीन प्राप्त करेगा। इया वे भत्ते जो सदस्य धारा 14 की उपधारा 7 के अधीन प्राप्त करेंगे। ट प्रक्रिया के वे नियम जिनका राज्य समन्वय समिति धारा 17 के अधीन अपने अधिवेशनों में कारोबार के संव्यवहार के संबंध में पालन करेगी। ठ ऐसे अन्य कृत्य जिन्हें राज्य समन्वय समिति धारा 18 की उपधारा 2 के खंड 6 के अधीन कर सकेगी। ड वे भत्ते जो सदस्य धारा 19 की उपधारा 3 के अधीन प्राप्त करेंगे। ढ प्रक्रिया के वे नियम जिनका राज्य कार्यपालिका समिति धारा 21 के अधीन अपने अधिवेशनों में कारोबार के संव्यवहार के संबंध में पालन करेगी। ड़ वो रीति और वे प्रयोजन जिनके लिए किसी व्यक्ति को धारा 22 की उपधारा 1 के अधीन संयुक्त किया जा सकेगा। त वे फीस और भत्ते जिन्हें राज्य कार्यपालिका समिति से संयुक्त कोई व्यक्ति धारा 22 की उपधारा 3 के अधीन प्राप्त कर सकेगा। थ वो जानकारी या विवरणी जो प्रत्येक स्थापन के नियोजन को देनी होगी और वो विशेष रोजगार कार्यालय जिसको ऐसी जानकारी या विवरणी धारा 34 की उपधारा 1 के अधीन दी जाएगी। द वो प्रारूप जिसमें और वो रीति जिससे अभिलेख किसी नियोजक द्वारा धारा 37 की उपधारा 1 के अधीन रखा जाएगा। ध वो प्रारूप जिसमें और वो रीति जिससे धारा 52 की उपधारा 1 के अधीन आवेदन किया जाएगा। पृष्ठ 74 न वो रीति जिससे इनकार करने का आदेश धारा 52 की उपधारा 2 के अधीन संसूचित किया जाएगा।
प ऐसी सुविधाएं या स्तरमान जो धारा 52 की उपधारा 3 के अधीन दी जानी या बनाए रखी जानी अपेक्षित है। फ वो अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारा 52 की उपधारा 4 के खंड क के अधीन विधि मान्य होगा। ब वो प्रारूप जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारा 52 की उपधारा 4 के खंड ग के अधीन किया जाएगा। भ वो अवधि जिसके भीतर कोई अपील धारा 54 की उपधारा 1 के अधीन की जाएगी। म वो रीति जिसे गंभीर रूप से निशक्त व्यक्तियों के लिए कोई संस्था धारा 56 की उपधारा 3 के अधीन अनुरक्षित की जाएगी और वे शर्तें जिन्हें पूरा किया जाएगा। य धारा 57 की उपधारा 3 के अधीन मुख्य आयुक्त के वेतन भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें। या का भाग का धारा 57 की उपधारा 6 के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें। या का भाग खा वे अंतराल जिन पर मुख्य आयुक्त धारा 58 के खंड घ के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट देगा। या का भाग ग धारा 60 की उपधारा 3 के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें। या का भाग घ धारा 60 की उपधारा 3 के अधीन आयुक्त के वेतन भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें। या का भाग अंगा वे अंतराल जिनके भीतर आयुक्त धारा 61 के खंड घ के अधीन राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। या का भाग च वो प्रारूप जिसमें और वो समय जब वार्षिक रिपोर्ट धारा 64 की उपधारा 1 के अधीन तैयार की जाएगी। या का भाग 6 वो प्रारूप जिसमें और वो समय जब वार्षिक रिपोर्ट धारा 65 की उपधारा 1 के अधीन तैयार की जाएगी। या का भाग ज कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए। नंबर 3 केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 33 के परंतु धारा 47 की उपधारा 2 के परंतु के अधीन बनाई गई प्रत्येक अधिसूचना उसके द्वारा धारा 27, धारा 30, धारा 38, उपधारा 1, धारा 42, धारा 43, धारा 67, धारा 68 के अधीन बनाई गई प्रत्येक स्कीम और उसके द्वारा उपधारा 1 के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वो सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। ये अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदनों उस नियम अधिसूचना या स्कीम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात वो ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वो नियम अधिसूचना या स्कीम नहीं बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात वो निष्प्रभाव हो जाएगी। किंतु नियम अधिसूचना या स्कीम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 4 राज्य सरकार द्वारा धारा 33 के परंतुक धारा 47 की उपधारा 2 के परंतु के अधीन बनाई गई प्रत्येक अधिसूचना उसके द्वारा धारा 27, धारा 30, धारा 38 की उपधारा 1, धारा 42, धारा 43, धारा 67, धारा 68 के अधीन बनाई गई प्रत्येक स्कीम और उसके द्वारा उपधारा 1 के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र जहां विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बनता है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसा विधानमंडल एक सदन से मिलकर बना है वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा। अनुच्छेद 74 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के खंड घ के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात 1987 के अधिनियम 39 का संशोधन। ब निशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की धारा 2 के खंड न में परिभाषित निशक्त व्यक्ति है। आपको हमारी पुस्तकें कैसी लगती हैं? ये बताने के लिए आप अपने विचार हम तक लिखकर खतों द्वारा पहुंचा सकते हैं। खत भेजने के लिए हमारा पता है RSVI A303 द्वितीय तल गोपाला अपार्टमेंट नरही राम तीर्थ मार्ग लखनऊ 226001 या फिर ईमेल करें DAISYRSVI यानी daisyrsvi@gmail.com पर। आपके खतों द्वारा हमारा तथा हमारे रीडर्स का उत्साह बढ़ेगा।
तथा हम और जोश के साथ कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद।